नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जब देश 74वां रिपब्लिक डे मनाएगा तो पूरी दुनिया एक बार फिर देखेगी कि हमारे संविधान में कितनी शक्ति है, हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले आज जो 3 खबरें आई वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री की पब्लिक स्क्रीनिंग करने की कोशिश की गई। प्रशासन के मना करने के बावजूद कैंपस के बाहर से मार्क्सवादी पार्टी के स्टूडेंट विंग के लोग वहां आए, हंगामा किया। पुलिस ने एसएफआई के 5 लोगों को डिटेन किया है। कल रात जेएनयू में भी इसी तरह की कोशिश हुई थी। वहां भी 20 साल पहले की घटना पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उनकी हाय हाय के नारे लगाए गए। लेकिन जेएनयू प्रशासन ने वहां भी स्क्रीनिंग नहीं होने दी। केरल में जहां सीपीएम की सरकार है, कई जगह इसकी स्क्रीनिंग की गई, लेकिन वहां कांग्रेस में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हलचल हो गई। पार्टी के नेता अनिल एंटनी ने इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का विरोध किया तो कांग्रेस के नेता उन पर टूट पड़े। एंटनी ने कांग्रेस छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। और नोट करने वाली बात यह कि अनिल एंटनी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ए.के. एंटनी के बेटे हैं। हम इन सारी घटनाओं को एक एक करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट्री की पब्लिक स्क्रीनिंग कराने पर आमादा क्यों हैं। यह भी पता चलेगा कि स्क्रीनिंग की टाइमिंग के पीछे मंशा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की। जेएनयू के बाद आज जामिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान लेफ्ट स्टूडेंट विंग संगठन एसएफआई ने किया। एसएफआई ने कल शाम अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए जानकारी दी कि शाम 6 बजे जामिया के एमसीआरसी लॉन में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन दिखाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए जामिया के एमसीआरसी लॉन को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहां जर्नलिज्म का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए एसएफआई ने मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के लॉन में यह फिल्म दिखाने का ऐलान किया। चूंकि एसएफआई ने यह खबर कल शाम को ही लोगों को दे दी थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए बता दिया था, इसलिए आज सुबह से ही जामिया यूनिवर्सिटी गेट नंबर 7 और 8 पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती थी। गेट नंबर 8 से ही एमसीआरसी लॉन में एंट्री होती है। जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह क्लियर कर दिया था कि कॉलेज कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी और अगर कोई स्क्रीनिंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जब एसएफआई को लगा कि उसकी स्क्रीनिंग की प्लानिंग फेल हो गई है तो एसएफआई से जुड़े कुछ स्टूडेंट्स गेट नंबर 7 के पास प्रोटेस्ट करने लगे। तब पुलिस ने संगठन से जुड़े 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया। प्रोटेस्ट और डिटेन करने की यह सारी कार्रवाई दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई और थोड़ी देर बाद सारे स्टूडेंट वहां से चले भी गए। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए शाम 6 बजे का वक्त दिया गया था। तब तक सब कुछ साफ हो गया था। प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को वहां से हटाया जा चुका था और पुलिस का भारी बंदोबस्त था। इस समय करीबन 5 उन छात्रों को हिरासत में लिया गया है जो यहाँ पर गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस की एक्टिविटी बढ़ गई, पुलिस ने यहाँ पर डिटेन किया एक एक करके। वो ठीक इस गेट के सामने आकर प्रदर्शन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने के लिए कह रहे थे। उसके अलावा वो ये कह रहे थे जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, चारों तरफ जो पुलिस की तैनाती है उसको कम किया जाए, छात्रों को अंदर जाने दिया जाए और सबसे बड़ी बात इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाए। इसी को देखते हुए यहाँ पर उपद्रव मचाना शुरू किया और फिर जाकर दिल्ली पुलिस ने 5 जो छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेन कर पासी के पुलिस स्टेशन पर भेजा है। यहाँ दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर जितने भी छात्र हैं उनका गेट, क्योंकि इस समय मेन कैंपस का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है और बंद गेट करने के साथ साथ यहाँ पर जो आमने सामने की स्थिति है, छात्र अंदर हैं, बाहर इस समय दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। इस बात से लगातार यहाँ पे जो छात्र हैं उनको कहा जा रहा है कि वो अंदर जाएं, अगर क्लास खत्म हो गई है तो वापस घर जाएं, स्क्रीनिंग यहाँ पर नहीं होगी। इस फिल्म की स्क्रीनिंग का एक और नजारा केरल में देखने को मिला। यहां सरकार भी लेफ्ट पार्टीज की है, मेन ऑपोजिशन कांग्रेस को भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए केरल के अलग अलग जिलों में
और यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन के लोग खुलकर ये डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लोग अपनी तरफ से स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूजापुरा इलाके में DYFI ने एक कॉलेज कैंपस में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। बीजेपी के वर्कर्स का विरोध करने पहुंचे तो पुलिस ने कैंपस के बाहर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कैंपस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की। डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे राज्य में SFI और बीजेपी के लोग आमने सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि पुलिस वाले सिर्फ उनके खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं। इस बीच केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक सिग्निफिकेंट बात कही। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, यह डॉक्यूमेंट्री उस देश की संस्था ने बनाई है जिसने हम पर 200 साल राज किया, जिसने यह कहा था कि भारत के लोग लोकतंत्र के लायक नहीं हैं और अगर अंग्रेज यहां से चले गए तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब भारत के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। This kind of thing is coming from a people who had predicted that India will not be able to protect its freedom, its democracy, and India will be broken into pieces. So it's the same mindset. Now they see that India is not only united, India is not only democratic, India has not only preserved its freedom, but now India is being viewed as leader of the world. Therefore, they are feeling upset. They had predicted that India will fall into pieces. If they are, and I really wonder at this mind of our own people who are trying to attach more importance to opinion. Documentary is only a question of opinion. They are attaching more importance to the opinion of some foreign documentary makers, that to our old colonial masters, then giving importance to the verdict of the judiciary, the highest judiciary in India. I don't think this issue needs to be discussed anymore. आरिफ साहब की बात सही है। कुछ लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जो ओपिनियन दिए गए हैं, जो राय दी गई है, उसको इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे। जहां तक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का सवाल है, इससे सपोर्ट करने वाली कांग्रेस भी मुश्किल में है। उन्हें आरिफ मोहम्मद खान की बात तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन आज कांग्रेस को अपनी पार्टी के नेता अनिल एंटनी की बात सुननी पड़ी। केरल में अनिल एंटनी कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक हैं। एक एंटनी उनके बेटे हैं, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अनिल एंटनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस के रवैये से नाराज हो गए थे। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि बीजेपी के साथ उनके भी कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह एक स्टेट स्पॉन्सर चैनल को भारत की सर्वोच्च संस्थाओं की राय से ज्यादा अहमियत दे रही है, वो गलत है। अनिल एंटनी के मुताबिक बीबीसी भारत को लेकर हमेशा बायस्ड रहा है। जिस जैक स्ट्रॉ की ओपिनियन को इस डॉक्यूमेंट्री में अहमियत दी गई है, वो इराक वॉर के क्रिमिनल रहे हैं। इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अहमियत बीबीसी को देना देश की संप्रभुता से समझौता करना है। कांग्रेस ने अनिल एंटनी से इस ट्वीट को डिलीट करने को कहा, लेकिन जब उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया तो चारों तरफ से गालियां पड़ने लगी, प्रेशर बनाया गया। फिर अनिल एंटनी ने कांग्रेस से इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। I do oppose the BJP also in many things. I have been opposing it all through my life. However, when it comes to certain things, especially what concerns our core national interest, our sovereignty, our security, our strategic interests, any of our core interest, I do think that we shouldn't be playing with fire, because this is compromising a lot of things for which there will be a lot of long-term ramifications. So this is why when it came to the BBC documentary, I did say that it comes from certain place and we should be a little cautious about it, and it was a very innocuous and observation, I would say. अनिल एंटनी लगभग वही बात कही जो आरिफ मोहम्मद खान ने कही है। अब अनिल एंटनी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक एंटनी के बेटे हैं। एक एंटनी करीब 6 दशक से कांग्रेस में है, केरल के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार में रक्षा मंत्री रहे, नेहरू गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं
और इस समय कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक हैं। ऐसे में अगर उनके बेटे को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा तो पार्टी को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी तो खुलकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार चाहे जितने बैन लगा ले, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। If you read our scriptures, right? If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के लोग अनिल एंटनी को क्या जवाब देंगे? वो भी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाज सप्रेस करने की कोशिश क्यों की गई? जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का कहना है कि यह डॉक्यूमेंट्री सच दिखाने के लिए नहीं बल्कि एजेंडा चलाने के लिए बनाई गई है। गिरिराज सिंह ने आज कहा कि देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, मोदी का विरोध करते करते देश की संस्थाओं का विरोध होने लगा है। देश में एक नई संस्कृति पैदा हुई है कि मोदी को गाली देते देते टुकड़े टुकड़े गैंग देश के सामर्थ्य पर भी गाली देने लगते हैं, देश के शौर्य पर भी गाली देने लगते हैं, और इसीलिए हर चीज में मोदी को गाली देना टुकड़े टुकड़े गैंग का एक नया अभियान चला। ये सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का है, देश के आत्मसम्मान का भी है। घटना 20 साल पहले की है, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बीबीसी के लोग हैं, देश के बाहर के लोग हैं। यह मामला निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुना जा चुका है। जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री में फीचर हुए हैं, उनके विचार भी अदालत के फैसले के बाद बदल चुके हैं। जमाना बदल गया, मामला खत्म हो गया, लेकिन जो लोग सच देखना नहीं चाहते, सच सुनना नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट की बात पर भरोसा नहीं करना चाहते, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो लोग मोदी को अब तक चुनाव में हरा नहीं पाए, उन्हें बदनाम करके खुश हो लेते हैं। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की पब्लिक स्क्रीनिंग कराने के पीछे वही लोग हैं जो सीए के प्रोटेस्ट के पीछे थे। ये वही ताकतें हैं जो किसान आंदोलन को हवा देने में लगी हुई थी। इनका अपना एक इकोसिस्टम है जिसकी गूंज जेएनयू से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी तक सुनाई देती है। बाहर के मुल्कों में भी इन्हें सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए इस पूरे विवाद की टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, रिपब्लिक डे का मौका है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट दिल्ली में है, इसलिए इस तरह की डॉक्यूमेंट्री के नाम पर प्रोटेस्ट और हंगामा प्लान किया गया। लेकिन यह तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। आजकल एक और विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेकर। यह भी शर्मनाक है। आज समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, रामचरितमानस को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो उस पर कायम है। बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो आज एक नया आरोप लेकर सामने आए। मौर्य ने कहा, मंदिरों में भेदभाव होता है, इसलिए वो मंदिर नहीं जाते। असल में कल लखनऊ के लेटे हनुमान जी के मंदिर में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री बैन करने के पोस्टर लगाए गए थे। इस बैन के जवाब में आज मौर्य ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं इस हनुमान मंदिर में पहले कभी गया ही नहीं और भविष्य में भी कभी नहीं जाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां भेदभाव हो वहां जाने की क्या जरूरत। यह ट्वीट करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली पहुंचे। उन्होंने कहा कि मानस को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद उनका विरोध पुजारी और पंडे कर रहे हैं, क्योंकि अगर विरोध लोगों ने किया होता और लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मान ली होती तो पुजारियों और पंडों का धंधा चौपट हो जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि रामचरितमानस पर उन्होंने जो बयान दिया वो समाजवादी पार्टी की राय नहीं है
और वो अपने स्टैंड पर बने हुए हैं। वो पंडे पुजारी की बिरादरी का है जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है। उनको आभास हो गया कि अगर मौर्य जी के इस आह्वान पर सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए वो खिसियाने हैं और वही पागलों की तरह भौंक रहे हैं। शिवपाल यादव जी ने सही कहा और मैं अपना बयान देते वक्त यही कहा था, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। हम किसी भी धर्म, किसी भी आराध्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहा हूँ और उसको करता रहूंगा। मैं अपनी बात रखता, मैं आज नहीं, पहली बार नहीं, मैं सैकड़ों बार सार्वजनिक मंचों से इस बात पर हमला कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। समाजवादी पार्टी की स्थिति बड़ी विचित्र है। पर्सनल ओपिनियन और पार्टी लाइन की ये पॉलिटिक्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस पर मौर्य के बयान को पर्सनल ओपिनियन बता दिया है, कंट्रोवर्सी से पर्दा झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के कई और नेता खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आगे आए हैं। अखिलेश यादव के होम डिस्ट्रिक्ट इटावा से समाजवादी पार्टी के विधायक राघवेंद्र गौतम ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा वो बहुत सोच समझ कर कहा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, अच्छा ज्ञान है। उन्होंने कोई बात कही होगी तो निश्चित ही उनका अध्ययन हो रहा होगा, उन्होंने उसको पढ़ा होगा और पढ़ने लिखने के बाद वो कई बार मंत्री भी रहे हैं पीछे की सरकारों में, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ये उनके विचार हैं और विचारों के साथ देश को और प्रदेश को प्रगति को ले जा रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनका ये अध्ययन होगा, पठन पाठन होगा। राघवेंद्र यादव ने खुद तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हें लगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ पढ़ा तो होगा, बगैर सोचे सोचा कह नहीं दिया होगा। मंत्री रहे हैं तो मंत्री रहने से उन्हें रामचरितमानस का ज्ञान भी हो गया होगा। समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने भी रामचरितमानस को बैन करने या विवादित चौपाइयों को हटाने की मांग कर दी। बांदा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मानस की कई चौपाइयां हैं जो दलितों, पिछड़ों का अपमान करने वाली हैं, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का बखान करने वाली हैं। ब्रिजेश प्रजापति ने कहा कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास को किसने अधिकार दिया कि वो पिछड़ों और दलितों का अपमान करें। कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, जो पंक्तियां आपत्तिजनक हैं, हमारी सरकार से मांग है कि उन आपत्तिजनक पंक्तियों को या तो हटा दिया जाए या पूरी तरीके से रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, पूजहि विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे अयोग्य हो, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, किसी काम का ना हो, नालायक हो, वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र चाहे जितना विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, तेजस्वी हो, ज्ञान का भंडार हो उसके पास में, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। तो शूद्र कह करके आखिरकार तुलसीदास जी किसको अपमानित करना चाहते हैं? कहते हैं, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच क्रात कोल कलवारा। अर्थात जो वर्णों में अधम है, नीच है, वो तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलार, ये जातियों के लोग हैं। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके इन जातियों को अपमानित करने का अधिकार आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी को किसने दे दिया? वो आगे लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल तारण के अधिकारी। अरे पशु तो समझ में आता है, लेकिन नारी और शूद्र 50% आबादी देश में नारी समाज की है। नारी चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग की क्यों ना हो, उसको प्रताड़ित करने के अधिकारी है, शूद्र प्रताड़ित करने का अधिकारी है। तो हमारा ये कहना है कि चूंकि दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग भी हिंदू वर्ग में ही आते हैं, हिंदू ही माने जाते हैं, तो जब हिंदू माने जाते हैं तो फिर इनको इस तरीके से कह करके अपमानित करने का काम क्यों किया गया है? कई विद्वानों ने बार बार व्याख्या की है, कई बार बताया कि गोस्वामी तुलसीदास ने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। रामचरितमानस तो उनका सम्मान करता है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता
एक के बाद एक रामचरितमानस के खिलाफ बयान दे रहे हैं और खुद को राम और कृष्ण का भक्त बताने वाले अखिलेश यादव खामोश हैं। वहीं हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की अपील करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम भी रामचरितमानस के विवाद में कूद पड़े। गौतम ने कहा कि मानस को अगर दलितों और पिछड़ों का विरोधी ग्रंथ बताया जा रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मानस की चौपाइयों में वाकई समाज के एक बड़े वर्ग के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी हैं। इन मुद्दों को उठाने से अगर सवर्ण हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है तो उनको ये समझना चाहिए कि मानस की चौपाइयों और दोहों से देश के एक बड़े वर्ग का अपमान होता है। क्या देश के अंदर जो समतावादी लोग हैं, जो मानवता पसंद लोग हैं, क्या उनको आंख मीच के होके अंधे लोगों का अनुसरण करना चाहिए? क्या रामचरितमानस में यह लिखा नहीं है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी? अब वो व्याख्या कर रहे हैं कि ताड़न का मतलब देखना, जबकि उसमें क्लियर है ताड़न का मतलब पीटना। और देखने की बात है तो भाई ये बताओ, क्या नारी को घूरना चाहिए? बताओ, क्या पीटना चाहिए? दलित गंवार ढोल पशु नारी, मतलब आपके धर्मशास्त्र जब हमें इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है, हमें मानवता का दर्जा देने को तैयार नहीं है, हमारी मतलब तुम्हारी आस्था है, तुम तो कह रहे हो हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। हमारी तो लोग बहन बेटियों की रोज इज्जत लूट रही है, हमारे तो युवाओं को रोज मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, हमारे तो गांव के गांव बस्तियां जलाई जा रही हैं। तुम्हारी आस्था हमारी आस्था नहीं है। समाज को बांटने वाले किस तरह से सोचते हैं गौतम सर की बातें उसका द्योतक है। एक नई बात सामने आई, रामचरितमानस की जिस चौपाई को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है उसे लेकर पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने बताया कि रामचरितमानस की प्रिंटिंग में गड़बड़ी की वजह से यह विवाद खड़ा हुआ। किशोर कुणाल का दावा है कि उनके पास रामचरितमानस का 212 साल पुराना एक प्रिंट है और उनका कहना है कि मानस के पुराने प्रिंट में शूद्र नहीं क्षुद्र लिखा है, लेकिन उस दौर में रामचरितमानस की जो कॉपी बाद में प्रिंट हुई उसमें क्षुद्र को शूद्र छाप दिया गया और विवाद इसलिए हुआ। किशोर कुणाल ने कहा कि 1877 में जो रामचरितमानस प्रकाशित हुई उसमें शूद्र शब्द नहीं था। उन्होंने इस चौपाई में नारी शब्द का मतलब भी समझाया। इस देश का सबसे प्रथम प्रकाशित ग्रंथ 1810 ईस्वी में जो छपा था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से, जिसके संपादक पंडित सदल मिश्र थे, जो संस्कृत और हिंदी दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे और हिंदी के प्रथम शिल्पकार माने जाते हैं, उन्होंने यह संपादन करके लिखा है कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी। क्षुद्र का अर्थ है अच्छी बुद्धि वाला। और सबसे बड़ी बात है कि यह उक्ति भगवान की नहीं है। भगवान ने तो सोखने की जब 3 दिनों तक अनुनय विनय किया, जब उन्होंने प्रार्थना की नहीं माना, तब समुद्र कहता है कि जैसे ढोल मूर्ख व्यक्ति, अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति, जानवर ये सब पिटने के पात्र हैं, वैसे मैं भी दंडित होने का पात्र हूँ। 77 की यह पुस्तक है जो बॉम्बे से छपी है। देश सिंह इसके संपादक हैं, अयोध्या से 80 कोस दूरी के गांव के रहने वाले थे। इन्होंने संपादन करके बॉम्बे से किताब छपी है। इसमें भी ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी है। 1877 में भी जो पुस्तक छपी है उसमें भी ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी ही है। और शब्द नारी को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि उसमें क्या जिक्र किया? नारी का अर्थ मुझे अयोध्या के सबसे विद्वान महात्मा डॉक्टर राम कुमार दास जी ने आज से 30 साल पहले बतलाया था, जब मैंने प्रश्न किया था कि शूद्र को क्षुद्र पाठ मान तो लिया गया, लेकिन नारी पर तभी भी प्रहार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह उक्ति समुद्र की है। और संस्कृत में नार होता है जल की अर्थ में। तो जैसे गुण से गुणीन बनता है, गुणी बनता है, वैसे ही नार से नारी बनता है। इसका अर्थ होता है समुद्र। ये तो समुद्र बोल रहा है, तो अपने बचाव में जब तक नारी का अर्थ समुद्र नहीं होगा तब तक बचाव उसका होगा ही नहीं। रामचरितमानस के बारे में विद्वान कितनी बड़ी बातें कह ले, कोई कितने सबूत दे दे, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानेंगे, वो अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है,
आज से करीब 500 साल पहले लिखा गया। पूरे हिंदू समाज की इसमें आस्था है। इसमें चौपाई, दोहों और छंदों की कुल संख्या 10,000 से भी ज़्यादा है। अब 10,000 में से सेलेक्टिवली एक या दो दोहे उठाकर अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करके समाज को बांटना, विवाद खड़ा करना, इसे दलित और पिछड़ों का विरोधी बताना, ये उचित नहीं है। कुछ लोग अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हिमायती और सबसे बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए रामचरितमानस का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामचरितमानस पर सवाल उठाना समाज को बांटने का काम है और मुझे लगता है इस विवाद को अब यहीं खत्म कर देना चाहिए। एक और विवाद जिसे अब खत्म करने की जरूरत है वो है फिल्म पठान को लेकर, क्योंकि आज ये फिल्म रिलीज हो गई। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान, इसको लेकर आज दो तरह की खबरें आई। एक तरफ तो इस फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कई जगह स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश की। दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने दावा किया कि इसे बम्पर ओपनिंग मिली है। 4 साल बाद शाहरुख खान की मेन लीड में यह फिल्म आई है और फिल्म के एक गाने को लेकर हिंदू संगठन कई दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने बॉयकॉट को कॉल दिया था। सोशल मीडिया पर लेकर इसको तरह तरह के अभियान चले थे, लेकिन शाहरुख खान के फैंस फिल्म को देखने के लिए ढोल ताशे लेकर आए। सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स के बाहर सेलिब्रेशन का माहौल था। कहीं केक काटा गया, कहीं आतिशबाजी की गई। शाहरुख खान की फिल्म दुनिया भर में 8,000 स्क्रीन पर एक साथ दिखाई जा रही है। हमारे देश में ही 5,500 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह सबसे बड़ी रिलीज है और ये शाहरुख खान के करियर के लिए बहुत अहमियत रखती है। बहुत सालों बाद कुछ हटके ट्राई करा है, रोमांस से ज्यादा एक्शन पे फोकस करा है। एक्शन हीरो के तौर पे मतलब अमेजिंग। शाहरुख खान एज ए एक्टर खत्म, फिर आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। मैं जो पठान मेरी जान महफिल ही लूट जाए। आज ये शो महफिल ही लूट लेगा। बॉलीवुड के बादशाह वही है, वही किंग खान है, वही तहलका मचाएंगे। जो लोग पोस्टर्स फाड़ रहे हैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि पोस्टर्स फाड़ने के लिए ही होते हैं, बट शाहरुख खान ने जो बचपन से हम लोग के दिल में जगह बनाई है वो कोई नहीं बना सकता। तो वी लव यू शाहरुख। ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। सही कहा था उसने, ये देख ले भीड़। मैं बोलूंगी कि देशभक्ति पे ये मूवी, तो इसमें ऐसा कुछ बॉयकॉट करने लायक नहीं है। एंड जय हिंद। द किंग इज बैक आफ्टर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। बहुत मजा आया, मतलब सीटियां रुक नहीं रही थी। इतना क्रेज SRK का आफ्टर 5 इयर्स वो देखने मिला और बहुत अच्छा लगा। चाबी उनके मुंह पे ताला, विद ताला, कि ये बॉयकॉट गैंग मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ ट्विटर पे एग्जिस्ट करती है। तो मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी बनी। बेचैनी थे हम लोगों के कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, या इतने सालों के बाद शाहरुख आ रहे हैं तो देखना ही है। और हम लोगों का जो एक्सेप्ट था वो ठीक, बहुत ही अच्छा मूवी है। मतलब सबको देखना चाहिए हॉल में आके। बहुत ही, जब शाहरुख को फर्स्ट दिखाया तो सब लोग चीखने चिल्लाने लगे। मतलब वो पहले जैसा ही है अभी भी। दर्शकों के रिएक्शंस आपने देखे। श्रीनगर के पहले मल्टीप्लेक्स आइनॉक्स में भी पठान रिलीज हुई है। पहले दिन इसके सारे शो हाउसफुल रहे। शाहरुख की फिल्म को लेकर लोग जोश में थे। शाहरुख की फिल्म को पहली बार श्रीनगर के लोगों को मल्टीप्लेक्स में देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पहले यहाँ मल्टीप्लेक्स थे ही नहीं। उनका कहना है कि शाहरुख की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। मेरे देश ने पेटी बांध ली है सर, और पठान देखने को हम तैयार हैं। हमारे यहाँ पे 4 शोज पहले के फुली बुक्ड हैं सर। हाउसफुल तो हमारे पहले भी हुए हैं सर, दृश्यम में, अवतार में, मगर ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे सारे शोज हाउसफुल जाएंगे। और इसमें खूबसूरत बात ये है कि शाहरुख खान की पहली बारी है सिल्वर स्क्रीन पे कश्मीर में देखने की। उनके फ़ैन क्लब्स भी बहुत यहाँ हैं, फैंस अलग भी बहुत है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और आगे आने वाले दिनों में भी हाउसफुल जाएंगे सर। शाहरुख खान को पहली बार ऐसे देखा है तो इट वाज अमेजिंग। काफ़ी टाइम बाद, और खासकर जब पिछली कुछ मूवीज़ रही हैं जो उतनी अच्छी नहीं चली है, क्योंकि शाहरुख खान हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहते थे। एट लास्ट शाहरुख खान ने एक मास एंटरटेनर की एंड ही हैज सक्सीडेड वेरी वेल। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग मूवी इन माय होम टाउन श्रीनगर एंड इट्स अमेजिंग। आई कांट टेल यू द हैप्पीनेस
कि यहाँ पर ऐसे ये मतलब पहली बार एक मूवी स्क्रीनिंग खासकर मैंने शाहरुख खान की देखी, वो इज़ माई फेवरेट एक्टर, सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत ही बढ़िया, हद से भी ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और इसकी स्टोरी है सबसे अलग है, जैसे आज तक के बॉलीवुड फिल्में जितनी भी मूवीज है उनसे सबसे अलग है। बहुत ज़्यादा देशभक्ति है। अभी जो वो बोल रहे हैं बाइकआउट गैंग, उनका जो पर्दा सारा फर्श हुआ, सबसे ज़्यादा बड़ी बात इसमें देशभक्ति है बस। ऐसी पिक्चर पूरी लाइफ में नहीं देखी है। शाहरुख खान के बहुत बड़ी, हम SR के अंदर बहुत बड़ी मूवी है। फिल्मों में ट्रेड को एनालाइज करने वाले तरन आदर्श ने कहा कि पठान ब्लॉकबस्टर होगी। उनका अंदाजा है कि पहले दिन फिल्म करीब 45 करोड़ का बिजनेस कर सकती है और 26 जनवरी रिपब्लिक डे की छुट्टी और वीकेंड का फायदा भी फिल्म को मिलेगा। तरन आदर्श के मुताबिक शाहरुख की पठान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन की तरह आई है। जैसा ही पहला शो खत्म हुआ तो मुझे इमीडिएटली यशराज वालों ने ऑफिशियली बता दिया है कि पहले शो के बाद 300 शोज और बढ़ गए हैं। तो ये जो 300 शोज बढ़े हैं इस फिल्म के, इससे साबित होता है कि दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है। इससे पता चलता है कि जो थिएटर वाले उनमें उत्सुकता है फिल्म को लगाने की। दूसरी बात, ये जो फिल्म है ये अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो सबसे बड़ी रिलीज है। 5,500 स्क्रीन हिंदुस्तान में रिलीज हो चुकी है। इससे पहले कोई हिंदी फिल्म इतने बड़े पैमाने पे रिलीज नहीं हुई थी। 2,500 स्क्रीन विदेशी मुल्कों में, तो टोटल 8,000 स्क्रीन में ये विश्व भर में रिलीज हो गई है। मैं सोचता हूँ पहले दिन की कमाई तकरीबन 45 करोड़ होनी चाहिए, या उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। कई लोग कह रहे हैं 50 करोड़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर कल 26 जनवरी की छुट्टी है और स्काई इज द लिमिट। मतलब कल तो इस फिल्म का बिजनेस आसमान छुएगा। और मेरा ये भी मानना है कि ये 5 दिन का वीकेंड है, क्योंकि आज वेडनेसडे है, वर्किंग डे है, उसके बावजूद ये कलेक्शंस हैं। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 5 दिन को मिलाकर मुझे लगता है तकरीबन 200 करोड़ रुपए इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। इसे हम ब्लॉकबस्टर करार दे सकते? बिल्कुल, अगर इसे ब्लॉकबस्टर नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। आपने पठान को बम्पर ओपनिंग मानने वालों की बात सुनी, उनकी राय देखी। अब मैं आपको दूसरा पक्ष दिखाता हूं, विरोध करने वालों का पक्ष। देश के अलग अलग हिस्सों में रिलीज के पहले दिन हिंदू संगठनों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किए। कर्नाटक के कलबुर्गी में हिंदू जागरण वैदिक संगठन के लोगों ने सिनेमा हॉल पर पत्थर फेंके। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और ग्वालियर समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। फिल्म के पोस्टर जलाए गए। इंदौर में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का शो रुकवाने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इंदौर के एक थिएटर में सुबह 9 बजे का शो कैंसिल करना पड़ा। हालांकि बाद में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा वो फिल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने उनकी बात को मानकर फिल्म से आपत्तिजनक सीन हटवा दिए हैं। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करते रहे। भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर फाड़े, सिनेमा हॉल के बाहर धरना दिया। ग्वालियर में बजरंग दल के कार्यकर्ता सिनेमा हॉल के बाहर पहुंचे, चक्का जाम किया। हालांकि जहां भी विरोध प्रदर्शन हुआ पुलिस मौजूद थी और हालात को बिगड़ने नहीं दिया। बजरंग दल के नेता चेतावनी दे रहे कि फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं रोकी गई तो उनका विरोध और बढ़ेगा। पठान की सफलता जितनी जरूरी है शाहरुख खान के करियर के लिए, उतनी ही जरूरी है पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए। पिछले 2 साल में हिंदी फिल्मों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई और यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी फिल्में पूरी दुनिया में भारत के एम्बेसडर के तौर पर काम करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है, कारोबार जुड़ा है। इसलिए किसी भी फिल्म को फ्लॉप करने की कोशिश करना ये जस्टिफाइड नहीं है। जहां तक पठान का सवाल है, इस फिल्म को देखे बिना ही लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। ट्रेलर में एक सीन को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। सेंसर बोर्ड के कहने पर वो सीन हटा भी दिया गया। दर्शकों को यह फिल्म अच्छी लग रही है, उन्हें इसमें देशभक्ति का सबक दिखाई दे रहा है। इसलिए इस विवाद को अब यहीं विराम दे दें तो अच्छा होगा। आज एक बड़ी खबर लखनऊ से आई। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 4 मंजिला अपार्टमेंट गिरने के मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। नाम है नवाजिश शाहिद। नवाजिश समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर का बेटा है। अलाय अपार्टमेंट में पार्टनर और नवाशिंद का कजन तारिक ये फरार है।
नवाजिश के पिता शाहिद मंजूर मेरठ की किठौर सीट से विधायक हैं। वो इससे पहले 2002, 2007 और 2012 में भी विधायक रह चुके हैं। शाहिद मंजूर 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहे थे। नवाजिश और तारिक के अलावा पुलिस ने बिल्डिंग बनाने वाले यजदान बिल्डर्स के मालिक फैद यजदान के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इन सब के ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। अब तक की जांच में इस बिल्डिंग को बनाने में कई जानलेवा गड़बड़ियों का पता चला। आरोप लग रहे हैं कि शाहिद मंजूर ने अपनी पावर इस्तेमाल करके बेटे और भतीजे के नाम से बन रही इस बिल्डिंग का नक्शा पास करवाया। जांच में पता चला कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 फ्लोर बनाने की परमिशन दी थी, लेकिन शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे ने मिलकर 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिए। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है इस समय कमेंट करना कि बिल्डिंग कैसे गिरी है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट फील्ड है जिसमें एक्सपर्ट्स राय देते हैं। अगर इसके अलावा कोई कुछ कहता है तो एक कंजेक्चर होता है, एक कयास होता है कि जो लोग सोचते हैं कि ऐसी इसकी वजह से गिरा है। कोई कह रहा था, सुनी सुनाई बात है कि साहब यहाँ ड्रिलिंग हो रही थी, कोई कह रहा था सर ये भूकंप का भी परिणाम हो सकता है। तो ये सारे कयास हैं। जब कमेटी जांच करेगी, एक्सपर्ट उसमें ऑलरेडी हैं, तब पता चलेगा कि बिल्डिंग कैसे गिरी है। लेकिन जो नेकेड आई से दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर क्वालिटी का है। तो ये गिरने का कारण ये जरूर हो सकता है कि पुअर कंस्ट्रक्शन जो है। और जो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले इन्होंने जो है 2 फ्लोर शायद अनुमति ली थी और दो फ्लोर बनाए थे, अनुमति इनको नहीं मिली थी। जो है 2009 में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई है और उसके बाद में एलडीए ने इसको परमिशन नहीं दी थी और वो आज भी वही स्टेटस है, इसकी परमिशन नहीं है। तो उसके बाद फिर इन्होंने 1 फ्लोर और ऐड किया और फिर 1 फ्लोर और ऐड किया जो है। तो लोड बियरिंग फैक्टर जो है जरूर यहाँ पर जो है टॉपसी टर्वी हो गया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, कमेटी जांच करेगी उसकी। इस बिल्डिंग से समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर का कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है। 2003 में 400 गज जमीन शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर खरीदी गई। इसके बाद 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास कराया गया। अपार्टमेंट का नाम भी उनकी बेटी अलाया के नाम पर रखा गया था। बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स में कुल 12 फ्लैट बनाए गए थे और टॉप पर एक पेंट हाउस बनाया गया। पेंट हाउस पहले शाहिद मंजूर के पास था, जिसे बाद में उन्होंने अपनी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर को बेच दिया। 12 में से 10 फ्लैट दूसरे लोगों को बेचे गए थे। बाकी के 2 फ्लैट शाहिद मंजूर के पास थे। एक फ्लैट में शाहिद मंजूर की बेटी अलाया रहती थी, दूसरा फ्लैट शाहिद मंजूर के पास था। हालांकि जब मरम्मत शुरू हुई तो अलाया ने फ्लैट खाली कर दिया था। बिल्डिंग सारे नॉर्म्स को पूरा नहीं करती थी और बिना नक्शा पास कराए बना ली गई थी। कंस्ट्रक्शन में भी रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ा गया। बिल्डिंग की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया। सस्ता मटेरियल इस्तेमाल हुआ। इसलिए 2010 में इस बिल्डिंग को गिराने का ऑर्डर भी एलडीए ने दे दिया था, लेकिन इस आदेश पर अमल नहीं किया गया और आखिर में कल यह हादसा हो गया। अब योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 अफसरों की कमेटी बनाई है। इसमें लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रोशन जैकब, ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडिया और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर जेके बांगा शामिल हैं। इस हादसे के बाद मलबे में फंसे 14 लोग तो निकाल लिए गए, लेकिन एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं समाजवादी पार्टी के नेता अब्बास हैदर की फैमिली मेंबर थीं। जब बिल्डिंग गिरी तो अब्बास घर के बाहर थे। उनके माता पिता और वाइफ फ्लैट में ही थे। वो टॉप फ्लोर पर बने पेंट हाउस में रहते थे। अब्बास हैदर के फादर को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उनकी मदर और वाइफ को जब तक निकाला जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार के 2 लोगों की मौत के बाद अब्बास हैदर ने हॉस्पिटल में खूब हंगामा किया। उनके साथ आए लोगों ने भी प्रशासन पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। बॉडी छोड़ दो, आप टच नहीं कर सकते, आप बॉडी छोड़ दो, बॉडी नहीं टच कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, बता दे रहा हूं।
इतना नाजायज फायदा मत उठाइए प्रशासन का। ये आप सभी परिवार है, बॉडी छोड़ दो। हादसे की जांच के लिए आज जो कमेटी बनी, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है वो तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, परमिट मिल जाती है, और जो परमिट मिलता है उस लिमिट से ज़्यादा फ्लैट बनाकर बेच दिए जाते हैं और रजिस्ट्री भी कर दी जाती है। जब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होता है तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? इलीगल फ्लैट्स की रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? राजस्थान में पेपर लीक के मसले को लेकर अशोक गहलोत सरकार की मुश्किल आज और बढ़ गई। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा हजारों लोगों को साथ लेकर दौसा से जयपुर पहुंच गए और जयपुर पहुंचने के बाद वो धरने पर बैठ गए। किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मीणा का आरोप है कि पेपर लीक में सरकार के मंत्री, कांग्रेस के विधायक और कई अफसर शामिल हैं। किरोड़ी लाल मीणा उनके नाम भी बता रहे हैं। मीणा की मांग है कि पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराई जाए। राजस्थान सरकार ने कल सीबीआई जांच से तो इनकार कर दिया था, लेकिन आज सरकार प्रेशर में दिखाई दी। सरकार ने पहले मीणा के सामने एसआईटी जांच का प्रस्ताव भेजा, मीणा नहीं माने। उसके बाद अशोक गहलोत ने मीणा को मनाने के लिए राज्य के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को भेजा। राजेंद्र यादव किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई भी दिए। जब किरोड़ी लाल मीणा नहीं माने तो राजेंद्र यादव ने उनसे कहा वो इस मामले में आरोपियों को लेकर जो कुछ जानते हैं उसे लिख कर दें, सरकार तुरंत एक्शन लेगी। अभी तो कल तो उन्होंने कहा हम एसआईटी बना देते हैं, और आज मंत्री जी आए थे, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री जी का। उन्होंने ये कहा है कि जिन जिन परीक्षा पेपरों में जो जो गड़बड़ है और जिन आदमियों को जांच के घेरे में लिया जाना चाहिए था उनको लिया नहीं, वो आप मेरे को लिख के दो, तो मैं आज तैयार करूँगा, कल इनको सुपुर्द कर दूँगा, फिर मैं कार्रवाई कराऊँगा, ऐसा वो कह के गए। मन की सरकार तो उच्च स्तर तक हमने बात पहुंचा दी थी, एसओजी के एडिशनल डीजी को बता दी थी, होम सेक्रेटरी को बता दी थी, चीफ सेक्रेटरी की जानकारी में है, उसके बावजूद भी भरोसा दे रहे हैं तो हम लिख के दे देते, क्या दिक्कत है? तब तक धरना ऐसे ही चलता रहेगा? धरना चलता रहेगा, धरना तो नहीं हटाएंगे। दबाव में आ गई है लेकिन सरकार, ये दिख रहा है। अभी तो क्या पता लगे जी, सरकार तो शंभू पुजारी में भी दबाव में आई थी, लिखित में आश्वासन भी मेरे पास है, लेकिन एग्जीक्यूट एक नहीं हुआ। वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट पहले से ही अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। मारवाड़ और शेखावटी वो इलाके हैं जहां पर जाट समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। यहां के स्टूडेंट सबसे ज्यादा संख्या में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेते हैं और वही सबसे ज्यादा नाराज हैं। सचिन पायलट ने इसीलिए यहां की पब्लिक मीटिंग्स में पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। अब किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए हैं। आज मीणा से मिलकर लौटे राजेंद्र यादव का कहना है कि मीणा जिन मुद्दों के बारे में लिख कर देंगे उन पर सरकार जरूर काम करेगी। वार्ता सफल है, कुछ पॉइंटों पे है, वो पॉइंट लिख रहे हैं और इसमें निष्पक्ष जांच चल रही है और जिन बिंदुओं पे चाहते हैं उन बिंदुओं पे भी बहुत अच्छे ढंग से इसमें जांच होगी और अपराधी कटघरे के पीछे होंगे। हमारे जांच में आए हैं वो गिरफ्तार हो गए और जो इनके पास कोई अगर तथ्य हैं तो हम उसके ऊपर भी जांच करा रहे हैं और उसमें जो भी मुलजिम होगा उसे जेल भेज देंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर बात सफल होती तो धरना खत्म हो जाता, धरना खत्म नहीं। वो लिख रहे हैं, वो अपने मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, जैसे ही वो देंगे उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हमने उन्हें कह दिया है। राजस्थान में असेंबली इलेक्शन होने में अब कुछ महीने ही बाकी बचे हैं और पेपर लीक का जो इशू है वो नौजवानों से जुड़ा है, उनकी भावनाओं से जुड़ा है और बीजेपी इसे छोड़ना नहीं चाहेगी। बीजेपी हाईकमान ने किरोड़ी लाल मीणा के धरने में सपोर्ट करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भेजा और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में 17% जाट हैं और जाहिर है अशोक गहलोत इलेक्शन के पहले इस समुदाय की नाराजगी मूल्य नहीं चाहेंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि जल्दी कोई रास्ता निकालें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आज युवाओं को एक तोहफा दिया। अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वालों को भी अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनी के तौर पर काम सीखने का मौका मिलेगा। यूपी दिवस के मौके पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्कीम का ऐलान किया। इस योजना का फायदा यूपी के करीब 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 साल में मिलेगा। अभी तक इस स्कीम का फायदा सिर्फ टेक्निकल कोर्स करने वाले युवाओं को मिलता था। सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत कोई भी कंपनी जिसके 30 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, उन्हें एक निश्चित संख्या में स्टूडेंट्स को मौका देना होगा। इस दौरान कंपनियों को स्टाइपेंड भी देना होगा। स्टाइपेंड पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए पहले ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अब तक हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो, और अगले 1 वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अब बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले उन युवाओं के लिए भी हम ये योजना लेके आने जा रहे हैं, जो सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना होगी कि किसी भी उस संस्थान में जहां पे 30 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं, वहां पर एक निश्चित संख्या में उन्हें इन छात्रों को अवसर देना होगा और उसका एक निश्चित मानदेय के रूप में वहां पर जो भत्ता होगा वह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस एक नई स्कीम को भी आज यहां राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। आजकल ज्यादातर नौजवान सरकारी नौकरी चाहते हैं क्योंकि इन्हें सिक्योर माना जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से जॉब्स की छटनी हो रही है, जिस तरह से लोगों की नौकरियां जा रही है, उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर की इनसिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ गई है। ऐसे में योगी सरकार की जो स्कीम है उससे नौजवानों को अपना करियर बनाने में मदद मिलेगी, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, तो नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।